गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हम लोगों का थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है सिल्वर वेडिंग का। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपके पास जा चुका है। थर्ड पार्ट यानी कि आगे का चैप्टर देखिए। हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर काफ़ी लेंदी है, तो इसे हमें पार्ट में ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आइए आगे का पार्ट। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यशोधर बाबू अपने विषय में सोचते हैं कि अगर हम शादी विवाह ना करते, क्योंकि उनके बच्चे अपनी मनमानी करने लगते हैं, ये बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो सोचते हैं कि अगर मैं भी किशनदा की तरह विवाह नहीं किया होता तो अच्छा था। फिर बाद में सोचते नहीं, उनकी मृत्यु किस तरह से हुई, अगर ये ज़रूरी है विवाह करना, इस तरह से अपने मन को वो समझाते हैं। आगे का पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि नहीं, यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। उन्होंने कहा कि ये हम क्या सब सोचने लगे, अपने मन को झिड़क देते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हमें तो गीता महिमा सुननी चाहिए। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। वो बिरला मंदिर में गीता सुनने जाते थे, गीता का सत्संग वहाँ पर होता था, तो वहाँ पर श्री कृष्ण की महिमा पूरी सुनाई जाती थी गीता में, और उसे सुनते सुनते वो यहाँ तक पहुँच गए, सोचने लगते हैं परिवार के विषय में। लेकिन वो अपने आप को झिड़कते हैं और झिड़कने के बाद वो गीता महिमा सुनने लगते हैं, और गीता महिमा में एक शब्द आता है जनार्दन। तो जनार्दन जोशी उनके जीजा जी का नाम था। जब जनार्दन आया तो उन्हें अपने जीजा जी की याद आ गई। मतलब अगर मन स्थिर है, कुल मिलाकर के इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो हमें कोई भी स्थान हम चुन लें, हमारा मन कहीं भी नहीं लग सकता है। बिरला मंदिर में जाकर के सत्संग सुनते हैं, लेकिन उनका मन पारिवारिक परिस्थितियों में लगा हुआ है। जनार्दन जोशी की जब याद आ गई तो उन्होंने क्या कहा, परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। उनके पास लेटर आया है, तब फ़ोन नहीं था, फ़ोन कॉल नहीं आती थी, उस समय लेटर आते थे, पोस्ट कार्ड आया है, उसमें बताया गया है चिट्ठी के द्वारा, लेटर के द्वारा कि उनकी तबीयत खराब है। जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। उन्होंने मन में विचार किया कि जीजा जी के लिए हमें अहमदाबाद जाना होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। अपने मन में सोचते हैं कि जब मैं ये घर में कहूँगा कि मुझे जीजा जी को देखने जाना है तो उनकी पत्नी और बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी की एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता में के प्रति उत्साही हों। यशोधर जी का नेचर है कि अगर परिवार में रिश्तेदारों में किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई खुशी है, तो वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। लेकिन उनके बच्चों में ये सब व्यवहार नहीं है। वो चाहते हैं कि बच्चों के अंदर भी सामाजिकता हो, लेकिन उनके बच्चे जो हैं अपने आप में रिजर्व रहना चाहते हैं। वो किसी के उसमें नहीं पड़ते हैं, संपर्क में रहना नहीं चाहते हैं। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बाबा की इतनी शाख है कि 100 रुपये उधार ले सकें। उनके बेटे ने, बड़े बेटे ने, जो कमाता है, जिसकी नौकरी लगी हुई है, उसने कहा कि बुआ को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार आपको नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा अभी मेरे अंदर स्वयं इतनी ताकत है कि मैं खुद दे दूंगा। यशोधर जी का नारा, हमारा तो शैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। उन्होंने कहा हमने अपने परिवार में हमें जो विरासत के रूप में मिला है, हमने बचपन से यही देखा है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो और परिवार में रिश्तेदारों की मदद करो यथासंभव जितना हो सके। हमारे संस्कारों में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को देखकर अनदेखा कर दें। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती थी। पत्नी का कहना है, और सही कहना है, कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। वो अपनी बुआ के पास रहते थे। उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। बचपन में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उनकी पत्नी कहती है कि इसमें यशोधर बाबू का कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में कभी कुछ
देखा ही नहीं है। माँ के मर जाने के बाद वो अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं। बुआ के घर में बहुत कम लोग थे। जहाँ की यशोदा जी कुछ देखते, परंपरा के रंग में रंगते, मैट्रिक पास करते ही वो दिल्ली आ गए। यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। उसके बाद बुआ का छोटा सा परिवार था, तो परिवार का मतलब ही क्या जाने वो। वहाँ से आने के बाद वो यहाँ आ गए मैट्रिक पास करके दिल्ली। कृष्णानंद जी के पास जो कुंवारे थे उन्होंने विवाह नहीं किया था। कुंवारे की गृहस्थी को देखने को होता क्या है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं, तुम अपने उन किसनदा के मुँह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गंवाई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। वो कहती हैं अपने पति से कि तुम जो किसनदा ने तुम्हें बताया, सुनी सुनाई बातों को तुम आइडियल मान लेते हो। किसनदा भी वो बातें बताते थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया था, उनके परिवार नहीं था। वो भी वो बातें बताते थे जो उनके बुजुर्गों ने उन्हें बताई थी, सुनी सुनाई बातें। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते कौन से नहीं। पत्नी का कहना है किसनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, उनके विचार बुजुर्गों वाले थे क्योंकि उन्होंने अपना विवाह नहीं किया, उनके बच्चे नहीं हुए। जब विवाह नहीं किया तो बच्चे नहीं हुए, परिवार था ही नहीं, तो परिवार का मतलब किसनदा को क्या पता। और आप किसनदा को आइडियल मानते हैं, तो जब किसनदा के परिवार ही नहीं था तो आप अपने परिवार की गरिमा को कैसे बना रखेंगे। तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो। कहती हैं पता नहीं तुमको क्या हो गया है जो तुम उनके बूढ़े विचारों को अपने ऊपर अपना रहे हो। तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई सहगल के गाने, इस तरह के शौक़ आपके अंदर थे। मैंने देखा जब मेरा विवाह हुआ था। आज आप किसनदा के आइडियल बन बैठे हैं, किसनदा की सिखाई हुई राह पर चले हैं। यशोदा बाबू स्वीकार करते हैं उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना ठीक ही है। उनको लगता है कि अब मैं जवान नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो बुजुर्गियत आना स्वाभाविक है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल यह बगैर वहाँ का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं। मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये तुम बिना बाँह वाला जो ब्लाउज़ पहनते हो, स्लीवलेस ब्लाउज़, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम किचन से बाहर आकर खाना खा लेती हो बनाते बनाते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। चप्पल पहनती हो, ये नहीं अच्छा लगता। लिपस्टिक लगाती हो, ये नहीं अच्छा लगता। ये तुम अपनी बेटी के कहने पर कर रही हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं रोकता नहीं हूँ। तो आप लोग भी मुझे मत रोकें, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँ। वो ऐसा विचार रखते हैं। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते ही भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं ध्यान लगाने की सही विधि सीखें। साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब्ड ठहरी ये चीज़ें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपने पुस्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, समझे। यानी कि वो लास्ट में अपना ध्यान लगाना चाहते पूजन पाठ में, लेकिन घर गृहस्थी में इतने उलझे हुए हैं कि मन उनका शांत नहीं रहता। जब भी वो ध्यान लगाते हैं तो परिवार बीच में आ जाता है, भगवान नहीं आते हैं। तो कहते हैं कि मेरा मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। मुझे लगता है कि अभी मेरा समय नहीं आया है ध्यान लगाने का। मैं रिटायरमेंट होने के बाद जब गांव चला जाऊंगा, वानप्रस्थ आश्रम लूँगा, परिवार को छोड़ दूंगा, बच्चों को छोड़ करके, और मैं वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम में अपने प्रभु को ध्यान लगाऊंगा। ऐसा विचार वो करते हैं। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसनदा के शब्दों में
और उनके ही लहजे में कहा करते हैं और कहकर उनकी तरह की वह झेपी सी लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। कहते हैं जब तक किशनदा दिल्ली में थे तब तक हर दूसरे दिन वो हाजिरी लगाने यानी उनसे मिलने पहुंच जाया करते थे। उनकी जैसी हंसी पूरी तरह से उनके जीवन को वो अपने जीवन में फॉलो अप करना चाहते हैं। हर तरह से वो अपने आप में किशनदा को उतारना चाहते हैं कुल मिला करके, और उनके बच्चों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। धन्यवाद बच्चों।